चलिए शुरू करते हैं हम लोग कोलिजन का 8वां लेक्चर। और आज हम लोग कोलिजन में जितना भी पढ़े हैं उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। जेईई मेंस जो पैकेज में सवाल है, जो जेईई मेंस लेवल और नीट लेवल का सवाल है, उसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए रिवाइज करेंगे। जो पहला सवाल है वो इस बात के ऊपर है कि इनएलास्टिक कोलिजन क्या होता है और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। दो बात के ऊपर बेस्ड है, इनएलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन को क्लासिफाई करने का दो तरीका है। पहले तरीके में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोलिजन के पहले, कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है या फिर नहीं है। अगर कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो तो वैसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। लेकिन अगर कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है उसको बोलते हैं इनएलास्टिक कोलिजन। वैसे केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक, इनएलास्टिक कोलिजन का ही एक पर्टिकुलर केस है कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल साथ साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन और उस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये तीन टाइप कह सकते हैं, मोटा मोटी दो ही टाइप हुआ, इलास्टिक और इनएलास्टिक। इनएलास्टिक का ही एक केस होता है जब मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है और क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली इनएलास्टिक के ही ऊपर है। इनएलास्टिकली कोलाइड किया एंड मूव टुगेदर। टुगेदर मूव करने का मतलब ये कैसा कोलिजन हो गया? परफेक्टली इनएलास्टिक। मतलब इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगा, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन करने का तरीका है कि कोलिजन के पहले जो वेलोसिटीज का लाइन था और कोलिजन के बाद वेलोसिटीज का जो लाइन है वो सेम रह रहा है कि चेंज कर रहा है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा था तो x में जा रहा था, आई कैप में जा रहा था, ये कोलिजन के पहले की घटना है। कोलिजन के बाद इसका डायरेक्शन अगर इधर उधर हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन के बाद अगर डायरेक्शन सीधा x में ही रहे या फिर -x में आ जाए, इन दोनों में रहे, मतलब सेम लाइन में रहे, इधर जाए या फिर पीछे आए, तो लाइन क्या रहा? सेम रहा। लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे केस को हेड ऑन कोलिजन कहते हैं या वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। अगर वेलोसिटी का लाइन चेंज हो गया फिर उसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ये कोलिजन के टाइप्स हो गए डिफरेंट कैटेगरी में। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन, वो ऑब्लिक कोलिजन का है क्योंकि देखिए पार्टिकल ऐसे आ रहा था अब ऐसे जाएगा तो वेलोसिटीज का लाइन क्या हो गया? चेंज हो गया। पहला बात हो गया ऑब्लिक कोलिजन है और दूसरा क्वेश्चन लिख देगा कि कैसा कोलिजन है? इनएलास्टिक है। उसमें भी कैसा है? परफेक्टली इनएलास्टिक। कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। कोलिजन बेसिकली एक फेनोमेनन है जिसमें पार्टिकल एक ही समय पर एक ही जगह पहुंच जाते हैं। जब दो पार्टिकल एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचते हैं तो इस फेनोमेनन को कोलिजन कहते हैं और कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का एक एग्जांपल है। तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमेशा। हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो साइन कन्वेंशन नॉर्मल है, अगर कोई चीज इधर की तरफ होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, इधर होगा तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे ये जो पार्टिकल है ये पहला कार है, क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं हम लोग। टू व्हीकल्स ऑफ इक्वल मास, दो व्हीकल है दोनों का मास इक्वल है, देखिए ये दूसरा है, आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी ऑन टू रोड्स, दो रोड पे चल रहे हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा एज सोन, और ये वाला एंगल कितना है? थीटा है दोनों का। तो हम लोग कोलिजन में हमेशा दो डायग्राम बनाते हैं, एक इनिशियल सिचुएशन का जो देखिए बना हुआ है और दूसरा फाइनल सिचुएशन का, और दोनों जगह इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे और उसको कंजर्व करेंगे। इसका अगर मोमेंटम लिखें, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो m इनटू v, और वो ऐसे होगा,
मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे। इस mv का पहला कंपोनेंट ऐसे इधर की तरफ होगा, जिसको हम लोग कहेंगे mv cos थीटा, mv cos थीटा, और इस मोमेंटम का दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, जिसको हम लोग कहेंगे mv। अब बताइए किसको पॉजिटिव लिखेंगे, किसको नेगेटिव लिखेंगे? इस वाले को क्या लिखेंगे? क्योंकि इधर की तरफ, इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव। अब देखिए ये वाला जो मोमेंटम है mv, इसका मोमेंटम कितना है mv? इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे क्या लिखेंगे 2mv cos थीटा, दूसरा ऐसे mv sin थीटा। बताइए इसको पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। ये इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है। अब इनिशियल मोमेंटम लिखिए, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में था इसलिए ऐड हो गया 2mv cos थीटा। आप चाहो तो i कैप भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 2mv cos थीटा हो गया और इधर की तरफ i कैप में। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों यहां आए, टकरा करके साथ साथ मूव करने लगे, साथ साथ मूव करने लगे तो उनका मास कितना हम लोग लिख लेंगे 2m। साथ साथ मूव करने लगे तो उनका मास कितना ले लेंगे हम लोग 2m। 2m मास का ये पार्टिकल बनके इधर मूव करने लगे। मान लेते हैं अब वेलोसिटी कितना हो गया v डैश। तो अब इसका फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी 2m v डैश i कैप में। और कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल COMP अगर हम लोग लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो देखिए i से i कटा, 2m से 2m कटा, तो v डैश का वैल्यू कितना हो गया v cos थीटा। ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, जब भी हम लोग कोई चीज का डेफिनेशन लिखते हैं तो कई बार बच्चों को लगता है डेफिनेशन ये तुच्छ काम, इतना गिरा हुआ चीज हम लिखेंगे। अब तुम लोग बड़े हो गए, डेफिनेशन लिखना थोड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोलिजन का आपको डेफिनेशन बताया। कोलिजन क्या है? एक इवेंट है जिसमें दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल एक ही समय पर एक ही जगह पहुंच जाते हैं, एक ही जगह पहुंच जाता है। और इसी के ऊपर देखिए एक सवाल बन जाता है, सिंपल डेफिनेशन के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा है, टू पार्टिकल्स विद पोजीशन वेक्टर, पहले का ये है दूसरे का ये है। पोजीशन वेक्टर मतलब उसका स्थान दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाऊं, हम एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहे, हम ऐसे रफ डायग्राम बना रहे हैं, मतलब इसको एक्चुअली कहां है वो नहीं दिखा रहे। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से मिलाने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं r1। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मतलब r2 वेक्टर। ठीक है, अब जब ये कोलाइड करेंगे, मान लीजिए ये ऐसे चल रहा होगा, ये ऐसे चल रहा होगा, दोनों मिलके यहां कोलाइड कर गए। ठीक है, मान लीजिए ये इधर चल रहा होगा v1 स्पीड से और ये कुछ ऐसे चल रहा होगा v2 स्पीड से, दोनों चला, दोनों मिल करके यहां कोलाइड करके यहां अगर कोलिजन हुआ तो दोनों का पोजीशन वेक्टर फाइनली जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। दोनों का फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा सेम होगा, RF दोनों का सेम। कोलिजन में फाइनली एक ही जगह पर दोनों पार्टिकल पहुंच जाएगा एक ही समय पर। तो देखिए पहले वाले का पोजीशन वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप, ये r1 है मान लीजिए। फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप वेक्टर थोड़ा सा याद करिए। देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइंट है। देखिए इसके हेड से इसका क्या ज्वाइंट है टेल। ये डिस्टेंस कितना होगा तो v1 इंटू टी, क्योंकि v1 कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। देखिए ये स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कैसे पता चलता है कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल अगर होगा तो इसमें कुछ x t ऐसा कुछ दिखेगा, कुछ दिख रहा है आप लोग को? तो ये वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है v इंटू टी, मतलब ये वेक्टर हो गया v1t, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन दोनों को ये देखिए हेड टू टेल ज्वाइंट है, तो इनको ऐड करेंगे तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट होगा। मतलब RF क्या लिखेंगे हम लोग
R1 प्लस V1t, देखेंगे ना जी, बोलिए। और RF को हम लोग इधर से भी तो लिख सकते हैं, R2 प्लस V2t, बोलिए R2 प्लस V2t। तो जो बेसिक डेफिनेशन था उसका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है, और जैसे ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आ गया तो सवाल बन जाएगा। सवाल पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टिकल है, पहले का पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर ये है। पहला वाला इतने से मूव कर रहा था, दूसरा वाला इतने से, इसमें ए लिख दिया है खाली। कह रहा है कि वो कोलाइड कर रहे हैं कितने टाइम बाद, 2 सेकंड के बाद। आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। इस वाले इक्वेशन रख दीजिए, R1 3i कैप प्लस 5j, हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, प्लस V1 इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है 2, 2 से V1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप। तो R1 था ये 3i कैप प्लस 5j कैप, और V1t कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8i कैप प्लस इज इक्वल्स टू R2 कितना है माइनस 5i कैप माइनस प्लस V2t, कहां गया V2, ये रहा V2 इंटू टी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ai कैप प्लस 14j कैप। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 3i कैप प्लस 5j, 3i कैप प्लस 8i कैप कितना हो जाएगा 11i कैप, i कैप में हो गया 11i कैप, और ये क्या हुआ 11j प्लस 11j कैप इज इक्वल्स टू, इधर में क्या हुआ देखिए -5 प्लस 2a i कैप में है, और -3 प्लस 14j कैप कितना हो जाएगा देखिए 11j कैप। देखिए ये 11j कैप से 11j कैप कट जाएगा, i से ये i भी कट जाएगा, ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 5 16, तो a से कट के 8 हो जाएगा, और ये जो छोटा सा ऑप्शन डी यहाँ दिख रहा है ना 8, ये सही आंसर। इसको लिखिए, फिर कुछ और सवाल करेंगे आगे। चलिए अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पहले 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन 1 जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इस बात से आप मीनिंग समझ पा रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसे ही आपको दिमाग में आएगा तो क्या याद करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, बॉडीज टुगेदर स्टिक कर जाएंगे, साथ साथ चलेंगे कोलिजन के बाद, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा बिटवीन टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूविंग विद सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स मतलब मास क्या है सेम मास, और सेम स्पीड से चल रहे हैं, उनका स्पीड भी सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब एक ऐसे आ रहा होगा, दूसरा ऐसे आ रहा होगा, है ना। दूसरा ऐसे आ रहा होगा, दोनों यहां मिला और मिल करके इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, दोनों का मास 2m कहेंगे, और इधर चलने लगा। कितने से चलने लगा वो भी दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। स्पीड कितना हो गया, इनिशियल स्पीड का आधा हो गया, मतलब अब ये v/2 से चल रहा है। द एंगल बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन इज, मतलब इन दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल, ये वाला एंगल ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि इधर वाले एंगल को हम लोग θ1 मान लेते हैं, इधर वाले एंगल को θ2 मान लेते हैं। बेसिकली θ1 प्लस θ2 का वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि θ1 और θ2 बराबर होगा, इक्वल होगा। अब अगर हमसे पूछना चाहेंगे सर ऐसा क्यों होगा, मैं प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसका इनिशियल मोमेंटम लिख रहे हैं mv होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर के तरफ mv cos θ1 और दूसरा नीचे के तरफ mv sin θ1।
इसका भी मोमेंटम mv होगा इधर की तरफ, इसके दो कंपोनेंट इधर की तरफ, mv cos थीटा 2, तो यहाँ प्लस साइन लिख दें क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में था, और इसका इधर की तरफ mv sin थीटा 2। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में, इसको y कहेंगे इसको x कहेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है? जीरो नहीं है, ये तो है ना mv sin थीटा 1, उसको माइनस में लिखेंगे और फाइनल में सॉरी इसको किस में लिखेंगे? प्लस में। ठीक है, अब जब ये पार्टिकल यहां है तो फाइनल मोमेंटम लिखिए, फाइनल मोमेंटम x में 2m into v, ये कितना हो जाएगा? mv i कैप में, और y में फाइनल मोमेंटम कितना है? जीरो। इधर की तरफ तो कोई वेलोसिटी नहीं है, फाइनल मोमेंटम y में जीरो है। तो जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल y में करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू दिस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल किसमें? y डायरेक्शन में, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये वाला जो माइनस में है mv sin थीटा 1, ये उधर चला जाएगा, mv कट जाएगा, sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू sin थीटा 2, तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपलिसिटी के लिए अब इसको थीटा थीटा लिख देते हैं। पहले लिखते तो आप लोग विद्रोह कर देते, सर कैसे लिख दिए बराबर बराबर, कहां लिखा हुआ है बराबर बराबर? ये प्रूफ करके दिखा दिया आपको। तो ये कितना हो गया? 2mv cos थीटा। देखिए पहले से सवाल लिख रहा है ना, ये हो गया 2mv cos थीटा, इनिशियल मोमेंटम x में और फाइनल मोमेंटम x में कितना है? mv, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो mv से mv कटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू आधा होता है, सॉरी a नहीं 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 60 है, तो पूरा एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पहले आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिए, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्फेयर है, उसका मास 4 kg है और उसको रिलीज कर दिए हैं फ्रॉम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। ये देखिए एक हेमिस्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, मतलब यहां कहीं इसका सेंटर होगा, इसका ये जो रेडियस है ये कितना है? 0.2 मीटर। इसको भी रेडियस कह सकते हैं, इस लाइन को भी रेडियस ही कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि द स्फेयर ए स्लाइड्स डाउन, ये स्फेयर ए डाउन स्लाइड करेगा, यहां से इसको रिलीज कर दिया। अब अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इतना हम लोग तो समझ गए कि अगर इस स्फेयर को रिलीज करेंगे यहां से, और ये स्मूथ है, स्मूथ में h हाइट से किसी पार्टिकल को कैसे भी रिलीज करो, हम लोग ये डिस्कस किया वर्क पर एनर्जी में, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये यहां पहुंचेगा, जस्ट इससे कोलाइड करने से जस्ट पहले हॉरिजॉन्टल होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा? अंडर रूट 2gh। चाहे सीधा गिरा दो, h हाइट से गिरा √2gh, इंक्लाइंड प्लेन पे गिरा दो √2gh, ऐसा प्लेन पे गिरा दो √2gh, धागे से बांध के गिरा दो, h हाइट से गिरेगा तो √2gh होगा, बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दोनों को बराबर करेंगे तो v का वैल्यू √2gh। अब देखिए ये जो पार्टिकल है एक दूसरे पार्टिकल से इलास्टिकली कोलाइड करेगा, तो ये वाला सिचुएशन हम लोग यहां दिखा रहे हैं। अब हम लोग डायग्राम बना रहे हैं बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन। और जब भी हम लोग लिखते हैं ना बिफोर कॉलिजन, इसका मतलब कॉलिजन के जस्ट पहले, कॉलिजन के बिफोर कॉलिजन का मतलब ये नहीं कि ये पार्टिकल ए यहां होगा, बिफोर कॉलिजन का मतलब इसको हिट करने से जस्ट पहले का केस। तो इसके हिट करने से जस्ट पहले देखिए जो बी है जिसका मास कितना है 1 kg, वो तो रुका हुआ होगा, देखिए ये रुका हुआ दिया हुआ था, और ए जो है जिसका मास कितना है 4 kg, उसका v हम लोग को पता है कितना √2gh। तो हम लोग इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, बोलिए, लिखिए। क्या लिखेंगे? मोमेंटम सिर्फ इसी के पास होगा,
कितना 4 इंटू अंडर रूट 2GH, और पॉजिटिव के निगेटिव, पॉजिटिव किधर की तरफ। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग कोलिजन में न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं NLR, और NLR कहता है कि जब भी कोलिजन होगा तो एक टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको E से लिखेंगे, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। इस E का वैल्यू अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो 1 होगा, अगर इन इलास्टिक हुआ तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, और 0 के बराबर अगर होता है तो उसको परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे। What is VS? VS is velocity of separation after collision, क्योंकि हम लोग लिखेंगे। What is VA? Velocity of approach before collision। और ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी है, और इसको लिखना बहुत आसान होता है। अगर दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस कर दीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट मतलब ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो प्लस कर दीजिए। इसका वेलोसिटी इधर है, इसका तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितने के बराबर, सीधा सीधा v के बराबर, जो कि रूट 2GH। ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। आप चाहते तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जगह काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते थे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। तो आप चाहते तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास कितना है 4 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 2GH, तो ये हो जाएगा 4GH इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये ऐसा हो गया, ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, A के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, मान लेते हैं V1, और B के पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, मान लेते हैं V2। और ऑब्वियस बात है V2 जो होगा V1 से ज्यादा होगा। कोलिजन के बाद ये तो ज्यादा तेजी से ही मूव करेगा ना, अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर से कोलाइड कर जाएगा। ऐसा तो होता नहीं, ऐसे दो टकराया तो ये तो आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा स्लो हो जाता है। और क्वेश्चन ऐसे आगे कह भी रहा है कि ये तेजी से चलेगा तभी ये ऊपर जाएगा, तो ये B V2 से बढ़ेगा, ये V1 से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये B बढ़ेगा, आप देखिए, the sphere A slides down and collides elastically with another sphere B of mass 1 kg placed at the bottom. If the sphere B has to just reach the top, इसको B को कहाँ रीच करना है, जस्ट टॉप पर, यहां पहुंचना है, मतलब कितना हाइट चलना है इसको, रेडियस के बराबर 0.2 मीटर। 0.2 मीटर हाइट चलने के लिए इस B के पास कितना वेलोसिटी होना चाहिए, रूट 2GH। h हाइट से आता है तो वेलोसिटी रूट 2GH होता है, h हाइट तक जाने के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट 2GH। मतलब ये V2 का वैल्यू दिया हुआ है, कोलिजन के बाद इस B का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 2G, और हाइट कितना लेंगे 0.2, तो V2 कितना हो गया 0.4G। अच्छा, G का वैल्यू दिया हुआ, क्या लेना है, दिया हुआ है क्या, नहीं लेना, तो अंत में लेंगे, देखते हुए ऑप्शन को देखते हुए कि क्या लेने से सही आंसर आ रहा है। ये V2 हो गया। अब आप फिर से लिख दीजिए मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। देखिए यहां से काम खत्म हो गया, मेन डायग्राम ये दोनों था, लेकिन ये डायग्राम लिखने के लिए ये V कैसे आया वो यहां से पता चला, ये डायग्राम के लिए ये V2 कैसे आया वो यहां से पता चला। फाइनल मोमेंटम लिखिए, इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, इसका मास है 4 kg, तो 4V1, और इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, इसका मास कितना है 1, तो 1 इंटू ये, तो इतना ही रह जाएगा 0.4G। बोलिए, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को बराबर कर देंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 4 अंडर रूट 2GH इज इक्वल्स टू 4V1 प्लस अंडर रूट 0.4G। तो G का वैल्यू हम लोग 10 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगा। G का वैल्यू क्या ले लेते हैं 10, तो 10 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, इसका रूट कितना हो जाएगा 2, उस 2 को इधर भेज दीजिए, तो 4 अंडर रूट 20H माइनस 2 बाय 4, ये क्या हो गया V1, ये किसका वैल्यू हो गया
अब यहाँ चलिए, यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिखेंगे, वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी रिलेटिव वेलोसिटी है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। सेम डायरेक्शन में है ना, तो माइनस होगा, और माइनस में हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस कर दीजिए। 0.2 इंटू 2 0.4 इंटू जी था, जी का वैल्यू 10, तो ये कितना हो गया 2 माइनस v1, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और आप चाहते तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन भी लिख सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला लिख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू कितना होता है 1, और E क्या है vs बाय va, va को इधर भेज दोगे तो va इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा vs। मतलब इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बराबर होता है, तो ये कितना है 2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 20h। और देखिए v1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, कितना है अंडर रूट 2 ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2 माइनस v1 ये हुआ, और ये कितना है अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 2gh है, मतलब अंडर रूट 20h, अंडर रूट 20h। अच्छा देखिए v1 की वैल्यू ये है, देखिए 4 से ये कटेगा तो कितना बचेगा रूट 20h माइनस हाफ, तो यहाँ प्लस हाफ हो जाएगा ना क्योंकि ये माइनस का सामने इज इक्वल्स टू रूट 20h, तो ये माइनस रूट 20h को उधर ही भेज दें, 2 रूट 20h, बोलिए 2 प्लस हाफ 5/2, और ये 2 नीचे आ गया तो 5/4, रूट इधर भेज दिए तो 25/16, बोलिए इज इक्वल्स टू 20h। अब काट पीट कर आपको आता ही होगा, या h को इधर भेज दिए तो 25/320 इतना मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से काटिए, 5 से 5 बार में, 5 से ये और कट जाएगा 64 बार में, तो 5/64 5/64। अभी डिवाइड कर तो आपको आता ही होगा, 5/64 पॉइंट लाएंगे तो 0 एक 0 लगा दीजिए तो 508 बार में, तो 0.08 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर होगा। ये देखिए ए ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन ना बहुत पास भी है, देखिए 0.10 भी है, तो ध्यान रखिएगा जी का वैल्यू जहां हम 10 लिखे वहां आप 9.8 लिखे कैलकुलेट करिएगा। मेरे ख्याल से तो 0.8 ही होगा, कि उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल पॉइंट में फर्क पड़ जाता है। क्या है आंसर इसका 0.8 ही है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में इसमें दिया नहीं हुआ है कि जी का क्या वैल्यू लेना है, तो जब इतने पास ऑप्शन हो तो रिस्क नहीं लेना है, आपको जी का वैल्यू 9.8 रख के ही कैलकुलेट करना है, वो ज्यादा सही होता है। ठीक, क्वेश्चन समझिए कैसे करना था इसको पक्का। तो 4 नंबर के बाद बाकी जो क्वेश्चन है 5 से लेकर के 25 तक ये आप ट्राई करके आएंगे, और अगले क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, ग्रेट।